हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राज्यपाल है, जिसे कि गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, जो गवर्नर होते हैं वो भारत में प्रत्येक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। वह राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्य का क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां आप लोगों को पता होगी किसके पास होती है? सीएम के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास। जबकि जो राज्यपाल का पद है उसकी कहीं ना कहीं जो विशद व्याख्या है वो हमारे भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल नंबर 153 से लेकर आर्टिकल नंबर 162 तक। अगर बोला जाए राज्यपाल के पद का प्रावधान, ये है आर्टिकल नंबर 153 के तहत, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो आप लोगों को पता होगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के आदेश पर कभी भी हटाए जा सकते हैं या फिर स्वेच्छा से वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। देखिए, राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जो है वो बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए, उनको भारत का सिटीजन होना चाहिए, उनकी जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, योग्यता रखते हो बनने की, परंतु मेंबर होना नहीं चाहिए। वह किसी भी लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर करते भी हैं, वैसे लोग बने हैं, तो उस टाइम पे नहीं करने चाहिए, यानी इस्तीफा उनको दे दिया हुआ होना चाहिए। तो देखिए, मोटा मोटी जो मैंने बातें थी राज्यपाल के बारे में वो बता दी हैं। अब देखते हैं कि थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि राज्यपाल जो है वो संघीय शासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद है, जो कि संघ एवं राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्यों में संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है। लेकिन यह क्या होता है? राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास होती है। एक बात याद रखिएगा कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। परंतु आर्टिकल नंबर 163 के अनुसार वह इस सलाह के अनुसार कार्य करने के अलावा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विवेकाधीन शक्ति जो राज्यपाल की है उसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ कर सकता है, उसकी भूमिका किस प्रकार से होगी, उसके बारे में है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, यानी जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। पॉइंट में लिखा है कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसको कि स्पष्ट रूप से बहुमत मिला हो, तो राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। याद रखिएगा। और इस संबंध में राज्यपालों के द्वारा अलग अलग निर्णय जो है वो दिए गए हैं। गोवा के राज्यपाल के द्वारा गठबंधन दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया, जबकि कर्नाटक में विधानसभा के सबसे बड़े दल को मुख्यमंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया गया। इस संदर्भ में सरकारी आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था कि विधानसभा में यदि किसी दल का बहुमत न हो तो राज्यपाल को निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव पूर्ण निर्मित गठबंधन के नेता को या तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, या फिर विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को बनाना चाहिए, या फिर चुनाव बाद होने वाले गठबंधन के नेता को। देखिए, निष्कर्ष में लिखा है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संविधान एवं संघीय व्यवस्था के संरक्षण के लिए, और राज्यपाल जो है वो संघ के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसीलिए राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण होता है। राज्यपाल की जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वह है मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया गया समय। पहला पॉइंट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और संसदीय परंपरा के अनुसार जिस दल या नेता को विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बम्बई वाद में यह स्पष्ट कर दिया था कि विधानसभा में विश्वास का जो निर्धारण है वो विधानसभा के पटल पर होगा, न कि राज्यपाल के विवेक पर।
आगे देखिए लिखा है, सुनिश्चित समय सीमा के अभाव के कारण कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अपना विश्वास सिद्ध करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जिस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति व्यक्त की। और अंतिम क्या हुआ? अंतिम विवाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया गया। उच्चतम न्यायालय ने 24 घंटे के भीतर विश्वास मत अर्जित करने का निर्देश दिया। यानी कि आवश्यकता से अधिक समय जो है वो विश्वास अर्जित करने के लिए राज्यपाल के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, जिसे कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? 24 घंटे कर दिया। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधानसभा की कार्यवाही के लिए निर्देश देना संसदीय शासन के मान्यताओं के प्रतिकूल है और यह राज्यपाल की संदिग्ध भूमिका को भी प्रदर्शित करता है। इसीलिए सरकारी आयोग ने अनुशंसा किया है कि राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, जिसका स्थानीय राजनीति दलों से कोई भी सीधा संबंध न हो। फिर जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग ने भी यह सुझाव दिया कि जो राज्यपाल है उसकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा न होकर एक समिति के द्वारा होना चाहिए। आगे देखिए लिखा है, आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि संविधान में संशोधन जो है वो होना चाहिए, जिसके अनुसार जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य नहीं करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो राज्यपाल की भूमिका है वो राज्यों के विधेयक को आरक्षित करने में भी होती है। आप लोगों को पता होगा कि राज्यों के विधेयकों को आरक्षित करने में राज्यपाल की जो भूमिका है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 200 के अंतर्गत आती है। या ये चीज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जो राज्य है, जब राज्य विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक को पारित करता है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस टाइम पे क्या होता है ना, इस प्रक्रिया में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। निम्नलिखित विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखिए, विधेयक को या तो जो राज्यपाल है वो स्वीकृति दे देता है, एसेंट दे देता है, ठीक है, या फिर विधेयक को क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। फिर जब अस्वीकार कर देगा तो उस विधेयक पर तो कानून नहीं बन सकता। फिर उसके पास थर्ड ऑप्शन ये होता है कि विचार हेतु वह पुनः विधानसभा को वापस से रिटर्न कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि यदि विधेयक धन विधेयक है तो उसे राज्यपाल जो है, मान लीजिए कि विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल उसे विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। लेकिन अगर धन विधेयक है तो फिर उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर अगर चौथा की बात करें तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ये 4 ऑप्शन जो है वो राज्यपाल के पास किसी बिल के रूप में होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यही चीज कि राज्यों के विधेयक को आरक्षित करना। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि संघ सरकार के शक्तिशाली होने का एक प्रभावी कारण जो है वो संघ के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्य विधानसभा की राज्य सूची के विषयों पर विधि के निर्माण की स्वायत्त शक्तियां प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राज्य विधानसभा को। परंतु आर्टिकल नंबर 200 जो है, यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा के द्वारा निर्मित किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है जो राज्यों के स्वायत्तता के प्रतिकूल प्रतीत होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जो राज्यपाल है वो किसी भी विधेयक को आरक्षित रखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उस पर कानून बनाना थोड़ा जटिल हो सकता है। परंतु कुछ ना कुछ ऐसी विशेष स्थिति पे क्या कर सकता है राज्यपाल? उसे आरक्षित कर सकता है। मान लीजिए कि ऐसा विधेयक है जो संसद के किसी भी कानून के क्या हो सकता है? अपोजिट हो सकता है, विपरीत हो सकता है, या जिससे कि केंद्र के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता हो, या फिर अनुसूचित जनजातियों से जुड़ा कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय हो, तो राज्यपाल उसे क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। देखिए, अगर निष्कर्षतः बात करें तो जो राज्यपाल है उसकी भूमिका एक प्रकार से एक संवैधानिक सेतु की होती है, जो कि राज्य और केंद्र के बीच क्या करती है? बैलेंस को बना के रखती है। देखिए, यदि राज्यपाल के पास कोई, जैसे मान लीजिए कोई बिल जा रहा है, तो या तो उस पर वो हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर कर देगा तो बिल पास हो जाएगा। परंतु अगर इनकार कर देता है, जिसे कि हम कहते हैं निरपेक्ष वीटो, ठीक है, इनकार कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा पास। फिर उसके बाद देखिए, समय सीमा नहीं, यानी पॉकेट वीटो। जैसे मान लीजिए क्या कर सकता है? अपने पास वो आरक्षित रख सकता है। पॉकेट वीटो यानी कि जेब में डाल लेना, यानी कि कुछ टाइम के लिए कोई सीमा ही नहीं होती है और वो उस पर अपना जो, ना तो वो हस्ताक्षर कर रहे हैं ना तो वो इनकार कर रहे हैं, केवल अपने पास उस विषय को रखे रहने दे रहे हैं। उस जो बिल है उसको क्या कर रहे हैं? ना तो विचार कर रहे हैं उस पर, ना कोई भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, केवल वह जो विषय है वो लंबे समय तक रखा हुआ है। फिर देखिए, पुनर्विचार, या फिर क्या कर सकते हैं? विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, इसे बोलते हैं निलंबित वीटो। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, आरक्षित, या तो क्या कर सकते हैं? जो मैंने बताया, आरक्षित कर सकते हैं।
अब वापस से हम लोग देख लेते हैं कि निरपेक्ष वीटो आखिर में होता क्या है। ठीक है, देखिए निरपेक्ष वीटो का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब होता है कि किसी भी बिल को, बिल यानी विधेयक, विधेयक को पूरी तरीके से खारिज कर देना, यानी कि उसे कानून बनने से क्या करना, रोक देना। आसान भाषा में यदि इसको समझे तो जब कोई मतलब जब जो संसद है कोई बिल बनाकर राष्ट्रपति के पास उसे भेजती है और राष्ट्रपति क्या करता है, उस बिल को स्वीकृति नहीं देता है, यानी कि उसे वापस भी नहीं भेजता है, बल्कि क्या करता है, सीधा रिजेक्ट कर देता है, तो इसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष वीटो कहेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि बिल जो है वो अब कभी भी कानून नहीं बन सकता है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष वीटो, याद रखिएगा। देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो आपके एग्जाम में लिखने के काम आएगा। मान लीजिए कि कोई संसद है, संसद ने क्या किया, कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास किया है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल पास किया है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल जिसमें कि ये कहा गया हो कि संसद जो है, कि मान लीजिए कि सभी सांसदों को अब हर महीने छुट्टी पर जाना है, ऐसा कोई बिल है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल बोल रहे हैं। अब यह बिल सरकार की इच्छा के विरुद्ध है। जब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति ने सोचा कि यह बिल जरूरी नहीं है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट मैंडेटरी बिल नहीं है, तो सरकार ने भी क्या कर दिया, इसका समर्थन नहीं किया, तो राष्ट्रपति ने इसे सीधा खारिज कर दिया, यानी कि न तो वापस भेजा और न ही एक्सेप्ट किया, न तो हस्ताक्षर किया और न ही पुनर्विचार के लिए भेजा। इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट ही इनकार कर दिया कि ये इतना मैंडेटरी विषय नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष वीटो होगा, याद रखिएगा। देखिए भारत में यदि एक एग्जाम्पल की बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, तो 1970 में राष्ट्रपति वी.वी. गिरी थे। उन्होंने क्या किया था, एक प्राइवेट मेंबर बिल को स्वीकृति नहीं दी थी और उसे खारिज कर दिया था। वह बिल था इंडियन स्टैंप बिल, याद रखिएगा। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल था और राष्ट्रपति ने इसके लिए निरपेक्ष वीटो का इस्तेमाल किया था। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं पता था तो आप इसको तुरंत नोट कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप अभी नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख लीजिए, इसके बाद आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि निरपेक्ष वीटो आखिर में होता क्या है। मैंने काफी आसान भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि पॉकेट वीटो क्या होता है। तो देखिए, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी बिल को न तो मंजूरी देते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं और न ही क्या करते हैं, वापस भेजते हैं। वो बस क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, न्यूट्रल बने रहते हैं और उस बिल को उनके पास ही रखा रहने देते हैं बिना किसी निर्णय लिए। आसान भाषा में यदि इसको समझे तो मान लीजिए कि संसद ने एक बिल पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया है। अब राष्ट्रपति उस पर कोई फैसला बहुत लंबे समय तक नहीं लेते हैं, यानी कि ना तो वो हाँ बोलते हैं और न ही वो ना कहते हैं। बस वो क्या कहते हैं, चुपचाप उसे अपने पैकेट में रख लेते हैं। इस स्थिति को कहा जाता है पॉकेट वीटो। भारत में यदि बात करें कि पॉकेट वीटो जो है वो किस तरीके से काम करता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है वो राष्ट्रपति को यह नहीं कहता कि वह कितने समय के अंदर बिल पर फैसला ले। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित काल तक भी बिल को रोक सकता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में इस चीज का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पास हम कोई बिल भेजते हैं तो उसे कितने समय में, उसके कितनी समय अवधि में जवाब देना है या अपने निर्णय को जो है वो पेश करना है। उदाहरण के लिए देखिए, लिखा है 1986 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्होंने क्या किया था, एक जो बिल था उसको पॉकेट वीटो से रोका था। जिस बिल का क्या नाम था, पोस्ट ऑफिस बिल 1986, याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस बिल 1986। इस बिल से सरकार को क्या मिला था, यह अधिकार मिलता था कि वह जो है वो किसी भी चिट्ठी को बिना बताए क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। राष्ट्रपति को ये चीज सही नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने बिल पर कोई भी फैसला नहीं लिया, ना तो मंजूर किया ना खारिज किया, बस रोक लिया। इस तरह वह बिल कभी कानून ही नहीं बन पाया, यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल 1986 ये जो है केवल बिल रह गया, यह कानून कभी बन ही नहीं पाया। देखिए, आई होप कि आप लोगों को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और जो सब्सक्राइबर है वो बढ़े, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही है, या फिर जो मैं समझाना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है।
क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा पता ही नहीं चल पा रहा है आप लोगों के रिस्पॉन्स से कि हाँ मैम हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर ऐसा कुछ। आप लोग अगर इस तरीके का मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लास में क्लियर कर दूँ, बशर्ते कि आप क्लास को काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ बहुत ध्यान लगा कर देखें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए लिखा है आगे निलंबित वीटो, तो निलंबित वीटो को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जो निलंबित वीटो होता है ना उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो। ये सस्पेंसिव है, ठीक है। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। याद रखिएगा कि इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को स्वीकृति देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं और उसे संसद को दोबारा विचार के लिए वापस भेजना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? निलंबित वीटो। याद रखिए यहाँ लिखा भी है पुनर्विचार, यानी कि उन्हें वो सही नहीं लगता, वह क्या कर देते हैं, विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। या फिर विधानसभा को कौन भेज सकते हैं? राज्यपाल भेजते हैं। और राष्ट्रपति यदि भेजेगी तो राष्ट्रपति किसे भेजेगी बताइए? संसद को भेजेगी। तो संसद को दोबारा विचार के लिए वापस भेज देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? निलंबित वीटो। आसान भाषा में यदि आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि जो संसद है उसने क्या कर दिया, एक बिल को पास कर लिया और बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजा। अब क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को उसमें कुछ आपत्ति लगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम लगी, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं अभी इस बिल को पास नहीं कर सकता, आप लोग इसे या फिर इस पर फिर से सोचिए और थोड़ा सुधार कीजिए। और उन्होंने क्या किया? बिल को संसद को वापस लौटा दिया। अगर संसद जो है उसी बिल को बिना कोई बदलाव के दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर क्या देनी होगी? मंजूरी देनी होगी। इसी को कहते हैं निलंबित वीटो, यानी कि राष्ट्रपति बिल को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। याद रखिएगा, मतलब अगर दोबारा संसद ने फिर से सेम ही बिल को जो है वो भेजा है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा। एक बात ध्यान दें कि यह जो वीटो है, निलंबित वीटो, वह केवल किसके लिए है? गैर धन विधेयकों के लिए, यानी नॉन मनी बिल्स के लिए है। धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते और ना ही राज्यपाल जो है वो राज्य में धन विधेयक को वापस भेज सकते हैं। ये दोनों चीज आपको याद करना है और इसको नोट कर लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे। जैसे अगर इसको एग्जांपल से के साथ एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई बिल आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई बिल आ रहा है कि सभी दुकानों को रात के 8 बजे के बाद अब बंद कर देना है, तो संसद ने यह बिल जो है वो पास कर दिया है और राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति ने सोचा कि इससे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है क्योंकि उन्हें यह बिल संसद को क्या कर दिया, इसलिए वापस भेज दिया कि वापस से इस पर सोचिए। लेकिन संसद ने क्या किया, वापस से फिर से उसी बिल को पास कर दिया। तो अब राष्ट्रपति के पास क्या होगी, मजबूरी हो जाएगी, अब उसे स्वीकृति देनी होगी, हस्ताक्षर करनी ही होगी। याद रखिएगा। तो निलंबित वीटो के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी बिल को अस्थायी रूप से तो रोक सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो आई होप कि आपको तीनों वीटो जो है वो समझ में आया होगा, निरपेक्ष वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सरकारी आयोग ने राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन करते हुए क्या कहा कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयकों पर 4 महीने की समय सीमा के भीतर निर्णय देना आवश्यक होना चाहिए। निष्कर्षतः उदारीकरण और गठबंधन सरकार के दौर में राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि हुई है, परंतु राज्यपाल पद का प्रयोग अभी भी दलीय हितों को पूर्ण करने के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, इसी वजह से क्या होता है, राज्यपाल का केंद्र के साथ कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है। अब देखिए राज्यपालों का तबादला, यानी कि संविधान में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होगा, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी बुक में लग रही है। देखिए प्रसाद पर्यंत का क्या अभिप्राय है? प्रसाद पर्यंत का अभिप्राय है कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं है और राज्यपाल को पद से हटाते समय राष्ट्रपति को कोई कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए भी हटा सकते हैं। आगे देखिए लिखा है 3rd पॉइंट में कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ में सरकारों के परिवर्तन के साथ राज्यपाल को पद से हटा दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रावधान होने के बजाय राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता है।
आगे देखिए, लिखा है कि राज्यपालों की मनमानी तबादले की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की है कि 5 वर्ष से पहले राज्यपाल को न हटाया जाए और यदि किसी विशेष परिस्थिति में उसे अपने पद से हटाया जाता है तो संसद के समक्ष संघ सरकार को इसका लिखित कारण प्रस्तुत करना होगा। इन्होंने कितनी सही बात कही है, ताकि कोई भी अपनी मनमानी जो है वो न कर सके राज्यपालों को हटाने के लिए। फिर देखिए, पुंछी कमीशन ने यह अनुशंसा की कि राज्यपाल को हटाने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति की भांति महाभियोग के द्वारा होना चाहिए। ये किसने कहा था? पुंछी कमीशन ने। आगे देखिए, लिखा है उच्चतम न्यायालय ने बीपी सिंघलवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पदाधिकारी है, संघ सरकार का कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे जब चाहे तब हटा दिया जाए, याद रखिएगा। फिर देखिए, न्यायालय ने यह भी कहा कि संघ में पृथक दल की सरकार का निर्माण अथवा संघ एवं राज्यों के बीच वैचारिक भिन्नता राज्यपाल को पद से हटाने का कोई ऐसा आधार नहीं है। देखिए, निष्कर्ष की बात करें तो राज्यपाल के जो पद का दुरुपयोग है वह एक राजनीतिक समस्या बन गया है वर्तमान में, जिसका समाधान जो है वो संवैधानिक एवं न्यायिक रूप में संभव नहीं है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व, जिसमें पहला पॉइंट है कि राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रावधान है। उसे विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है, जिसके अतिरिक्त उसे विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जहां वह मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है, परंतु सलाह के अनुसार कार्य न करने राज्य के सलाह के अनुसार वह कार्य न करके अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कि उसे जो सलाह दी गई है वो राज्यपाल को सही नहीं लगी, तो वह उस टाइम पे किसका प्रयोग करेगा? अपने विवेक का प्रयोग करेगा। फिर देखिए, लिखा है इसीलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल, गुजरात, नागालैंड के, सिक्किम के राज्यपाल को विशेष उत्तराधिकार सौंपे गए हैं। आगे देखिए, लिखा है 5वीं अनुसूची के राज्यों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभा के द्वारा निर्मित विधियों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से प्रतिबंधित कर सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अभी जब मैं आपको 12 अनुसूची की व्याख्या पूरी तरीके से पढ़ाऊंगी, उसके लिए अलग क्लास आएगा, तो उसमें ये चीज आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, 6ठी अनुसूची के राज्यों के लिए भी राज्यपाल को यही भूमिका सौंपी गई है। इसीलिए संसद एवं विधानसभा के द्वारा निर्मित विधियां राज्यपाल की अनुमति से ही 6ठी अनुसूची के राज्यों में लागू होगी, याद रखिएगा। बाकी निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में लिखा है कि संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्यों में संघ का प्रतिनिधि होता है। उससे भी बढ़कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता को संरक्षित करने में सहायक एवं पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास के यंत्र के रूप में यह कार्य करता है। अब देखिए, अंतरराज्यीय जल विवाद, तो ये जो है ये काफी अलग टॉपिक हो जाता है, इसीलिए ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।